He worked with many reputed companies, and he has also been consulting to several international giants, which includes, say, like Butler Hill, Amazon, before joining the CIS. So he is a very tall figure in the area. In CIL Mysore, he holds the position of Assistant Director Admin. So he is the one who is who offers a perfect combination of academics as well as research. So Dr. Chaudhary, a very warm welcome to you, and we are really privileged that you are here with us today and would be interacting to our participants. There is a small request which I will make to you. Based on my previous two experience, it would really be nice if you offer your content, like if you offer your speech in Hindi and English mixed. Don't try to give full speech in English. So that would be for the better communication. So Dr. Chaudhary, can you hear me? Yes. Yeah. So over to you, Dr. Chaudhary, please. And I'm sure that you are going to enjoy this class a lot. And as you are also aware that ICT nowadays becomes the central component of all the classrooms as well as the modern classrooms. And he would be talking about like how to use the internet resources, how to use so many things which are available in your computer, but you are not aware of when it comes to the teaching of language. So that would be wonderful to listen to him. Dr. Chaudhary, I'm sorry, over to you, please now. Thank you. Thank you. हेलो, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सभी लोग मेरे हिसाब से यहाँ पे शिक्षक हैं, टीचर हैं स्कूल में, और आप मराठी पढ़ाते हैं या अपनी कोई और विषय है वो पढ़ाते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मराठी पढ़ा रहे हैं एक भाषा के तौर पे, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बड़े हों, यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे। कोई भी भाषा जब हम पढ़ाते हैं किसी को, तो एक तो है कि फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि स्कूल लेवल पे पढ़ाते हैं। दूसरा होता है कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे भी हम पढ़ाते हैं। सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे हम बड़ों को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी होती है लोगों को नई भाषा सीखने की। तो आज का जो हमारा ये है टॉक है, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे हम आसानी से उपयोग करें, जो कि समझने के लायक हो। और चूंकि आप सभी लोग शिक्षक हैं, आप अपने विषय के सबसे अच्छे ज्ञाता हैं, तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा टाइम यदि आप देंगे तो टेक्नोलॉजी अभी इतनी आसान हो चुकी है कि आप बहुत ही आसानी से इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और रिसोर्स जो आप बदले में क्रिएट करेंगे, उसके बदले में आपको जो नाम मिलेगा उसका तो मैं बखान नहीं कर सकता। मतलब बहुत कुछ हो सकता है, संभावनाएं बहुत है। चाहे आप एक व्यक्ति के रूप में करें, एक संगठन के रूप में करें, एक ग्रुप बना लें शिक्षकों का, फिर उसके बाद करें, ये सारी की सारी संभावनाएं बनती हैं इसमें, और बहुत अच्छा आप कर सकते हैं इसमें। तो इससे पहले कि मैं बात करूं, तो मैं अपना स्लाइड शेयर कर देता हूं। बताइएगा कि आपको हमारा स्क्रीन दिख रहा है। I'll inform you, sir, as soon as it becomes visible. It's visible, sir. It's very much visible. Now you may proceed. Everyone can see this, right? Among the Yes, sir. I have made it full screen. And माफ कीजिए कि मेरा पूरा का पूरा स्लाइड इंग्लिश में बना हुआ है, लेकिन मैं बात हिंदी में भी करूंगा, और जहां पर जरूरी होगा वो अंग्रेजी के टर्म्स का भी यूज करूंगा। तो आप सभी लोग शिक्षक हैं, और शिक्षक होने के तौर पे पिछले 1 साल के दौरान आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भाई आज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो गया। आप सभी लोगों को भी कभी कभी हो सकता होगा कि पढ़ाना पड़ रहा होगा ऑनलाइन माध्यम से। बच्चों को क्लास में कहते हैं कि क्लास में आ जाओ और मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाओ, पीसी से कनेक्ट हो जाओ, और फिर हम बात करते हैं। तो
ये आईसीटी है क्या, यदि इसको हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे इसको? ये सिंपल सी है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि हम बस इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अब ये बस एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब है कि आप रिमोटली भी कर सकते हैं, इसके कई सारे तरीके हैं, और ये कुछ अलग तरह की सुविधाएं भी देता है जो कि हमारे आम आदमी की जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी आने से पहले, मोबाइल आने से पहले या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के आने से पहले जो हमारा कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेशन का एक ही माध्यम था, वो था भाषा। यानी कि हम एक दूसरे से बात करके एक किसी खास भाषा में अपनी बात को एक दूसरे के साथ रखते थे। फिर बाद में और भी तकनीकें आई, आप लोग लिखने लगे, लोगों ने स्क्रिप्ट का आविष्कार किया, लिपि का आविष्कार किया, तो लोग लिपि में लिख करके, ठीक है आपने चिट्ठी लिख दी, और चिट्ठी लिख करके कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जा रहा है, उसको दिखा रहा है, वो पढ़ के समझ जा रहा है कि हाँ भाई उसने ऐसी बात कही है ना। अब उससे भी हम आगे बढ़ गए हैं, उसमें आगे बढ़ने पे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, तो इमीडिएटली सारा कुछ ट्रांसफर हो रहा है, और यही है हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें अभी यह है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है? तो सबसे पहली बात है कि पिछले 10-15 साल के दौरान हमने जो देखा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो रीच है वो बहुत ही कोने कोने तक पहुंच चुका है, विश्व के कोने कोने तक पहुंच चुका है। भारत में भी 90-95% से ज्यादा लोगों के पास है, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे आपको मोबाइल का सिग्नल ना मिले। तो ये कह सकते हैं कि ये सब जगह पे पहुंच चुका है और आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी जो पहुंच है वो बहुत बड़ी है, यानी कि आप कोई एक चीज कहते हैं तो वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने से पहले यदि आप क्लासरूम में बताते हैं तो आपके क्लास के बच्चे पढ़ते, या फिर एक स्टेडियम में बताते हो, स्टेडियम में 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख लोग होते, वो आपकी बात सुनते हो, वहां से पहुंचते। लेकिन कम्युनिकेशन से क्या है, यदि कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड है तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आपकी बात समझ सकता है। यानी कि आपने कोई चीज बना दी, बना करके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे रख दी, तो it can be accessed by anyone from across the globe. फिर तीसरा फायदा है कि इट इज ग्लोबल ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो आपके पास हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप अपने क्लास में ही रखें, आपने अपने क्लास के लिए जो कंटेंट बनाया है वो कंटेंट कोई और भी यूज कर सकता है। अब उदाहरण के लिए यदि आप देखें तो आप ही के राज्य से अभी एक टीचर थे, रंजीत सिंह दिसाले, उनको सुना होगा आपने, उनको $1 मिलियन का प्राइज मिला है। किस बात के लिए? उन्होंने 3 साल काम किया है, 3 साल काम किया, और उन्होंने जो भी चीजें बनाई, पढ़ने लिखने की चीजें बनाई। आप भी क्लास में जाते होते, आप भी क्लास में जाने से पहले अपना हैंड आउट बनाते होंगे, आप अपनी चीजें लिखते होंगे कि हाँ आज मुझे बच्चों को ये क्लास की इसके बारे में बताना है। तो उससे पहले आप भी थोड़ा तैयारी करते हैं, लिखते हैं कि हाँ ये बताना है, ऐसे ऐसे बताना है। और उसी चीज को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिख लिया, उसको अपने टेक्नोलॉजी पे रख दिया, और टेक्नोलॉजी पे रख दिया तो वो वाइडर रीच पहुंच गया। तो वो बस जो उनका जो टारगेट ग्रुप था, वो टारगेट ग्रुप से नहीं होकर के बल्कि वो और भी बड़े ऑडियंस के पास पहुंच गए। इससे पहले का एग्जाम्पल है आपका, एक खान एकेडमी करके कोई खान साहब थे यूएस में, तो उनको अपनी भतीजी को पढ़ाना था इंग्लिश। तो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे पढ़ाएं, तो उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया उनके लिए, अपने भतीजी के लिए। उसने वीडियो बना करके उसको भेजा करते थे, और बच्चे उस वीडियो को देख करके अंग्रेजी सीखा करते थे। तो उन्होंने बनाया किसके लिए? एक बच्ची के लिए। लेकिन उन्होंने जो कंटेंट बनाया वो इतना अच्छा हुआ, उन्होंने जब बाद में उसको यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोग उसको देखने लगे और उनसे उनका एक बड़ा नाम बन गया, वो बड़ी एक कंपनी बन चुकी है खान एकेडमी। तो छोटा सा काम जो होता है, उसी काम को यदि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करें तो उसकी पहुंच बड़ी होती है और हमारे पास बड़ा ऑडियंस मिल जाता है, और इसलिए इतना ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
अब इसके आईसीटी के उपयोग के कुछ उदाहरण यदि हम देखें तो इनमें से कुछ आप देख सकते हैं कि एक है कि सबसे पहले आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि यदि आप मराठी सिखा रहे हैं तो मराठी सिखाएंगे तो मराठी कई लेवल पे सिखाएंगे, उसमें कई सारे चैप्टर होंगे और कई सारी बातों को आप बताएंगे, वर्बली बताएंगे, दिखाएंगे, सुनाएंगे, फिर उनसे फीडबैक लेंगे। इस सब के लिए चाहे आपको फीडबैक लेना हो, चाहे आपको बोल के बताना हो, आपको लिख के बताना हो, ये सारे के सारे करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम ऑनलाइन कोर्स कहते हैं और वो ऑनलाइन कोर्स हम बना सकते हैं। और इसके लिए कई सारे टूल्स उपलब्ध हैं जिसमें कि कई मुफ्त हैं और इजीली एक्सेसिबल हैं। आप भी बैठे बैठे बस वहां पे एक अकाउंट आपको बनाने की जरूरत है और आप जो कुछ भी बना रहे हैं वो सारा का सारा उस कोर्स पे आ जाएगा या उस वेबसाइट पे आ जाएगा और वहां से लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर है कि आप डिक्शनरीज या ग्लॉसरीज बनाएंगे। मान लीजिए कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपका क्लास 1 का, क्लास 5 का बच्चा और क्लास 10 का बच्चा, दोनों में तो डिफरेंस होगा। अब क्लास 5 के बच्चों के पास जो शब्द आएंगे वो आसान वाले शब्द होंगे, लेकिन क्लास 10 के बच्चों के पास जो शब्द आएंगे वो थोड़ा कठिन वाले शब्द होंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग डिक्शनरी बना लें, अलग अलग ग्लॉसरी बना लें, या फिर ये कह लें कि हाँ भाई इस किताब में कुल मिलाकर के 4000 शब्द हैं, इन 4000 शब्दों का क्या मतलब होता है ये हमारे बच्चों के पास होना चाहिए। इस शब्दों की एक पूरी की पूरी एक डिक्शनरी होनी चाहिए, पूरा का पूरा एक लिस्ट होना चाहिए उनके पास। तो ये भी आप चाहें तो आप अपने दम पे बना सकते हैं आसानी से और उसको अपने पास रख सकते हैं और आसानी से किसी को भी भेज सकते हैं। फिर क्वेश्चन बैंक, अब इवेलुएट करते हैं, आप बच्चों को देते हैं कि हाँ भाई अब 3 महीने की पढ़ाई होगी, अब तुम्हारा एक टेस्ट होगा। अब टेस्ट होने के लिए आप प्रश्न पत्र बनाएंगे। हर साल हो सकता है कि आप अलग से प्रश्न पत्र बनाते हो या फिर एक ही प्रश्न बनता हो, वही प्रश्न जो है सो बार बार दोहराया जाता होगा, तो वो भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए अच्छा तरीका क्या है कि आप प्रश्नों का एक बैंक बना लें, यानी कि एक डेटाबेस बना लें जिसमें कई सारे प्रश्न होंगे और उन सारे प्रश्नों के उत्तर भी होंगे और बच्चों को उन उत्तरों का जवाब ऑटोमेटिकली यदि वो दे देते हैं तो ऑटोमेटिक उनका इवेल्युएशन भी हो जाएगा। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन का बैंक हो गया आपके पास, डेटाबेस हो गया और ये सारा का सारा आप आसानी से कर सकते हैं एक्सेल सीट पे, और एक्सेल सीट को बाद में फिर इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट साइट पे और वहां से इसको डालकर क्वेश्चन बैंक बना करके फिर बाद में उसमें से आप कुछ बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन बैंक में 1000 प्रश्न है, उस 1000 प्रश्न में से 500 प्रश्न ऐसे हैं जो कक्षा 5 के नीचे के छात्रों के लिए है। तो आप कह दीजिए कि ठीक है, आप एक क्विज बना लीजिए ऑटोमेटिकली कि भाई कक्षा 5 से नीचे वाले जितने भी प्रश्न हैं उनमें से 10 कोई भी रैंडम क्वेश्चन चुन लो, and you take those 10 random questions and then make a quiz automatically of it and then give it to the students, और बच्चे उसको आसानी से लेते हैं, आंसर देते हैं। आंसर देने के बाद उनका रिजल्ट भी उनको चाहे तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है विद एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी आपने क्वेश्चन बैंक में भी नहीं दे रखा है। तो ये सारा का सारा ऑटोमेटिकली हो जा रहा है और आपका काम आसान हो जा रहा है। पहले आप मान लीजिए किसी चीज को करने के लिए यदि आप 2 घंटे बिताते होंगे तो आपको एक ही बार में 4 घंटे बिताएंगे और वो आपका सालों साल चलता रहेगा। उसके बाद फिर आपको उसमें अपडेट ही आप करेंगे। यू कैन सिंपली कीप ऑन अपडेटिंग इट, modifying the type of questions, modifying the language of the questions, modifying the language of the answers and the options that you have, and then accordingly your question bank also is getting increased and the students are also getting evaluated in a very sincere way. तो अब इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, इस तरह के रिसोर्सेज हम बनाएं कैसे, ये एक सवाल है। अब आप कहें कि भैया हम तो कंप्यूटर वाले आदमी है नहीं, कंप्यूटर की हमें जानकारी है नहीं, तो हम कैसे ये बना लें, हमसे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ये
महज एक क्या कहेंगे हम, एक तरह का भ्रम कहेंगे कि मैं भी, आप देखिए कि मैं भी कोई कंप्यूटर साइंस का छात्र नहीं हूं, मैं भी लिटरेचर का छात्र रहा हूं, साहित्य का छात्र रहा हूं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने काम करना शुरू किया और अच्छी खासी जानकारी इसमें हमने जुटा लिया। और ये सारे के सारे मैं आपको दिखाऊंगा कि इतने, इसमें जितने भी वेबसाइट में दिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने खुद के लेवल पे बनाए हुए हैं और इसमें एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करते हुए। तो अब ये है कि मान लीजिए कि आप कक्षा 5 की कोई एक किताब लेते हैं और उस किताब में आप पढ़ाना शुरू करते हैं। उस किताब में मान लीजिए कि कुल मिलाकर के 10 अध्याय हैं, तो सभी 10 अध्याय के लिए आप अलग अलग से आर्टिकल बना लें। आर्टिकल मतलब उसका एक लेख बना लें, कंप्यूटर पे लिख लें, कंप्यूटर पे लिख लें और उसका एक रीडिंग मटेरियल बना लें और उसको बना करके फिर आप HTML में नहीं भी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बस उसको वर्ड फाइल में, तो सभी को लिखना आता होगा MS वर्ड में, MS वर्ड में किसी वर्ड को हाईलाइट कैसे करते हैं, उसको बोल्ड कैसे करते हैं, उसमें कलर कैसे डालते हैं, या उसमें कोई चित्र कैसे डालते हैं, उसमें टेबल कैसे बनाते हैं, ये सारा तो आप सभी को पता होगा। तो बस कोई बात नहीं, यदि इतना पता है तो इतना काफी है। इतने से ही आप चाहें तो पूरा का पूरा एक आर्टिकल एक अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग साइट पे, अपने वर्डप्रेस साइट पे, अपने जूमला साइट पे आसानी से डाल सकते हैं। तो एक ये हुआ। दूसरा है कि आप ऑडियो विजुअल मटेरियल भी बना सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चों को, आपको किसी शब्द का एक्चुअल कैसा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए ये बताना है, उस शब्द को आप अच्छे से रिकॉर्ड करके उसका एक ऑडियो फाइल बना करके आप उसी वेबसाइट पे डाल दीजिए और वो वहां पे ऑटोमेटिकली प्ले होगा। वहां पे बच्चा उस पर क्लिक करेगा या टैप करेगा या जो भी है उसको क्लिक करेगा, टैप करेगा तो वो आवाज उसको सुनाई देगी। सिमिलरली वीडियो भी बना सकते हैं और वीडियो बना करके चाहे आप यूट्यूब पे डालें या किसी और जगह पे डालें और फिर वहां से इसको आप अपने ब्लॉग पे या जहां कहीं भी आप दिखाना चाहते हैं वहां पे आप इसको एम्बेड कर दें तो वहां से निकल के आ जाएगा। अब ये है कि इस तरह के कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जहां पर आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टूल आता है, जो खासकर इसी के लिए बनाया गया है और वो पूरी तरह से मुफ्त है, वो है मूडल, है ना। मूडल करके एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम कहिए, ये कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। वहां पर आपको ये सारा दिखेगा। अब ये देखिए कि ये आप छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है मूडल। इसमें एलिमेंट्री इंग्लिश का एक छोटा सा कोर्स मैंने बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने 4 चैप्टर अभी तक लिखे हैं। एक है अंग्रेजी वर्णमाला का चैप्टर, दूसरा है कैपिटलाइजेशन रूल के चैप्टर्स, तीसरा है अंग्रेजी की ध्वनियों के चैप्टर और फिर अंग्रेजी शब्दों के सही उच्चारण के मार्गदर्शिका। ये सब मैंने खुद से बनाए हैं और मैंने इस पे डाल दिए हैं, लिख दिए हैं। इस सबको सबसे पहले मैंने MS वर्ड पे बनाया और फिर वहां से कॉपी करके इस पे डाल दिया और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इस पे मैं चाहूं तो जितना भी चाहे आर्टिकल चाहूं उतना जोड़ सकता हूं। अब पूरी की पूरी एक किताब इसमें आ जाएगी। और एक ही किताब क्या, बल्कि ये भी तो सिर्फ ये एक कोर्स है। इसके अलावा हम और जितने भी कोर्सेज में डालना चाहें हम उतना सारा कोर्सेज में डाल सकते हैं। तो ये हुआ एक मूडल का एग्जाम्पल। दूसरा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ ने सुना भी होगा या हो सकता है कुछ लोग अपना ब्लॉग भी चलाते होंगे। कोई है आप में जो ब्लॉग चलाते हैं? नहीं? आप एक बार कोशिश कीजिए ब्लॉग बनाने की। ब्लॉग बनाने पे भी बहुत सारे लोग ब्लॉग बना करके बड़ी बड़ी हस्ती बन गए। They have become a celebrity just by writing their items and their things in their blogs. और ये ब्लॉग जो है उसमें कुछ लगता नहीं है आपको, बस थोड़ा टाइम आपको लगाना है और सब कुछ फ्री है। तो अब जैसे वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस एक वेबसाइट है, ब्लॉग साइट है। यहाँ पे आप चाहें तो आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। अब
ये है, ये एक ब्लॉग है जिसको मैंने बना रखा है hindibhasi.wordpress.com। ये ऑनलाइन है, कोई भी कहीं पे भी देख सकता है। अब इस पे मैंने क्या किया, तो इस पे शुरुआत ये मैंने बहुत पहले बनाया हुआ था, 2008 में बनाया हुआ था। तो उस समय क्या था कि हिंदी हाल फिलहाल में यूनिकोड पे आई थी और हिंदी में कंटेंट नहीं थे इंटरनेट पे। इंटरनेट पे आप कोई चीज हिंदी में खोजेंगे तो आपको मिलेंगे नहीं। तो हमने क्या किया कि इस तरह की टेक्स्ट निकालने शुरू किए हिंदी वाले, और उस टेक्स्ट को हमने इस वेबसाइट पे डालना शुरू किया, इस ब्लॉग पे डालना शुरू किया। ये सारे के सारे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हिंदी भाषा विज्ञान, तो हिंदी भाषा विज्ञान के बारे में कुछ है। अब कविताएं हैं, तो किसी कविताओं के बारे में लिखना है तो वो सारा हमने लिख दिया, उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन डाल दिया, और इस तरह से चलता आ रहा है। इसमें कई सारे ऐसे हैं, जैसे कि आपका रहीम का एक दोहा होगा, इसमें देखिएगा तो रहीम के दोहे। अब ये रहीम के दोहे जो हैं, ये मैंने लिखा था, इसके साथ मैंने इसका अर्थ भी दिया। अब अर्थ दिया तो इसमें इसके कमेंट में आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे बच्चों को इससे फायदा मिला है। बहुत सारे बच्चे इसका चूंकि इस पेज पे उनको दोहे और दोहे के साथ साथ उसका अर्थ भी मिला, तो इससे उनको बहुत फायदा मिला। बहुत सारे लोगों ने इस पे हमें कमेंट भी किया और कमेंट करके बताया। हाँ, तो यही चीज होता है कि बाकी सारी भाषाओं में इस तरह की चीजें हो सकता है कि नहीं हो। आप अपनी भाषा में देखिए कि आपकी भाषा में यदि कोई व्यक्ति ढूंढना चाहे इस तरह की चीजों को, तो क्या उन्हें मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेके चलिए कि इस तरह के कंटेंट यदि हम बना दें तो बच्चों के लिए भी फायदा है, आपका भी नाम होगा, आपका एज ए टीचर नाम होगा, प्लस यदि आप इसको बाद में कमर्शलाइज करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। तो वर्डप्रेस एक दूसरा साइट है। इसी तरह से गूगल साइट्स, गूगल जो है सो गूगल भी अलाउ करता है कि आप अपना साइट बना सकें, और यदि आप उसमें साइट बनाते हैं तो उसमें अभी आप इस तरह के पेजेस बना सकते हैं। अब जैसे ये है, ये इससे पहले मैं किसी एक कंपनी में काम करता था, तो वहां पे मेरे पास ट्रेनीज आते थे। जब वो ट्रेनीज आते थे तो उनको मुझे ट्रेन करना पड़ता था, उनको बताना पड़ता था कि भैया ये गाइडलाइन है, इसको फॉलो करो और इसको इस तरह से करो। तो उसमें गाइडलाइन के पूरे एग्जाम्पल्स के साथ मैंने उसको बना करके यहाँ पे इस वेबसाइट पे डाल दिया। और वो ट्रेनिंग कहीं पे भी बैठा हो, जरूरी नहीं है कि वो मेरे ऑफिस में ही, वो कहीं पे भी बैठा हो, किसी भी देश के किसी भी कोने में हो या विदेश के पूरे दुनिया भर में कहीं भी किसी भी कोने पे हो, वो इस गाइडलाइन को देखेगा और इसके मुताबिक से इसमें उसको आंसर्स मिलेंगे, और वो जो काम कर रहा है उस काम के लिए उसको इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलते हुए जाएंगे। तो ये है, इसी को आप चाहें तो अलग तरह से आप साइट भी बना सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं अपनी भाषा में, मराठी में लिखते हुए। तीसरा है एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है कि ये बेसिकली वेबसाइट जब आप बनाते हैं, जब आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, मान लीजिए कोई न्यूज वेबसाइट है, अब कोई न्यूज वेबसाइट है तो हर रोज कुछ न कुछ भी नहीं तो कम से कम 200-300 न्यूज छापता होगा। अब वो 200-300 न्यूज जो छापेगा तो वो कैसे उसको सबको मैनेज करेगा, यानी कि हर रोज उसका बहुत ज्यादा हो रहा है। इतने सारे आर्टिकल्स को संभालना अपने आप में बड़ा काम होता है। तो इसके लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं, और उस सिस्टम के बेसिस पे आप एडिशनल जितना भी आइटम चाहे उतना आप ऐड करते हुए लिखते हुए लेके जा सकते हैं। अब जैसे ये है कि ये तो मैं आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हम जो भी कोई भी इंटरेस्ट की चीज होती है वो चीज मैं इसमें ऐड करते हुए जाता हूं, और इसमें एडिशनली आप जितना भी चाहे उतना ऐड करते हुए जा सकते हैं। और इसकी ये है कि पब्लिक वाला है, इसका आप बैकएंड देखना चाहें तो बैकएंड में भी आपके पास दिखेगा कि बैकएंड में आप जितनी एक आर्टिकल यदि आपको बनाना है, एक आर्टिकल बनाने के लिए यदि मेरे पास आर्टिकल बना हुआ है तो मुझे बस 2 मिनट भी नहीं लगेगा और 2 मिनट में मेरा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा और उस वेबसाइट पे दिखने लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं लिखता हूं
मराठी भाषा पाठ, ये लिख दिया मैंने और यहाँ पे एक URL डाल दिया, मराठी भाषा पाठ। और यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ हम मराठी भाषा के बारे में सीखेंगे। अब बस इतना ही लाइन में लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ। और इसको यहाँ पे फीचर भी कर दिया ताकि ये मेरे होम पेज पे आ जाए, और इसको सेव कर दिया। जो ही मैं इसको सेव करूंगा तो ये जो मेरा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इससे पहले आपको वो वाला आर्टिकल नहीं दिख रहा था, अभी देखिए यहाँ पे दिखेगा। इस वेबसाइट को यदि आप लोग अपने यहाँ पर खोलेंगे तो वहां पर भी आपको यही दिखेगा, मराठी भाषा पाठ। अब इसमें मैंने बस इतना ही चीज डाला है और कुछ डाला नहीं। इसमें मैं जितना चाहूँ उतना डाल, इसमें मैं वीडियो डालना चाहूँ वीडियो डाल सकता हूँ, ऑडियो डालना चाहता हूँ तो वो डाल सकता हूँ, चित्र डालना चाहता हूँ, पिक्चर्स डालना चाहता हूँ, व्हाटएवर आई वांट टू। जैसे देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे आसानी से कर सकता हूँ और बहुत ही आसान है। तो मान लीजिए कि कोई भी चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं, तो पढ़ाते वक्त आप जो अपना चीज शेयर करना चाह रहे हैं वो शेयर आप इस तरह के जगह पे जाकर के शेयर कर सकते हैं। और बच्चों को बस लिंक शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर देंगे तो दे आर एबल टू see everything and they are able to hear you if they are able to read it. इसके अलावा एक और तरीका है, और जो थोड़ा कठिन तरीका है, उसके लिए आपको या तो खुद से कोडिंग आनी चाहिए, यानी तो आपको वेब डेवलपर को इंगेज करना पड़ेगा। यानी कि वेब डेवलपर कोई आता है तो वो बनाएगा। और इसके लिए है कि आप एक अपना खुद का वेबसाइट बना लीजिए, जिसमें आप खुद से HTML में लिखते हैं सारा कुछ, और सब कुछ को लिंक करके एक जगह पे डाल देते हैं। ये एक वेबसाइट बनता है, और इस तरह की वेबसाइट भी चलन में है। अब इतनी सारी चीज हो जाने के बाद आपको ये पिछले स्लाइड का मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि आप एक बार आजमाइए इसको, वर्डप्रेस को और गूगल साइट को, क्योंकि ये दोनों चीजें फ्री हैं। जूमला और मूडल आपके लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके लिए आपको पूरा डाउनलोड करके सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद कुछ होता है। लेकिन फिर भी यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक काम कर सकता हूं कि आपके लिए एक सेपरेट एक इंस्टेंस क्रिएट कर सकता हूं, और आप यदि वहां पे कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा, एंड यू कैन create your own content and then share the link with all your students. कंटेंट वहां पे जो भी बनेगा सब आपका होगा। अब अगला चीज देखते हैं कि रिसोर्स चूंकि हम बना रहे हैं और भाषा बता रहे हैं, तो भाषा में शब्दों का बहुत ही महत्व होता है। तो शब्द आप बनाते हैं, उसके साथ में ग्लॉसरीज बनाते हैं, टेक्निकल टर्म्स की ग्लॉसरीज बनाते हैं। तो ये ग्लॉसरी आप कैसे बनाएंगे? आप हर एक शब्द को आप मैन्युअली चुनेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आप करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है कि भैया हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई किताब होनी चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले मराठी की कुछ टेक्स्ट बुक की किताबें ढूंढ रहा था, बट ऑनलाइन मुझे कुछ मिला नहीं। यूजुअली होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड्स होते हैं वो अपनी किताबों करके फ्री डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाते हैं छात्रों के लिए, बट मुझे इसका मिला नहीं। बट जस्ट इनकेस आपको यदि मिलता है तो उस PDF से आप उसको टेक्स्ट बना लीजिए। पहले टेक्स्ट बना लीजिए, और टेक्स्ट बनाने के बाद टेक्स्ट में कैसे दिखेगा वो, तो टेक्स्ट में वो ऐसा दिखेगा। ये देखिए, मान लीजिए कि ये एक मराठी का एक कॉर्पस है, दिखाई दे रहा है। ये मराठी का एक कॉर्पस है, इसमें कई सारे शब्द हैं। इसमें कुल मिलाकर के देखें तो हमारे पास 5000 के आसपास लाइंस हैं, और टोटल शब्दों की संख्या यदि आप देखें तो इसमें टोटल शब्द हैं करीबन 30,000 के आसपास, 30,125 शब्द हैं। अब किसी भी किताब में इतने सारे शब्द होते नहीं हैं,
खास करके जब वो बच्चों की किताबें हों। बट मान लीजिए कि एक 10वीं की कोई एक किताब है, इसमें इतने सारे शब्द हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द हैं इसकी एक लिस्ट मुझे बनानी है, तो कैसे बनाएं? अब ये मैं एक छोटा सा आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ताकि यदि आप में आपको ये लगता हो कि नहीं भाई ये काम बहुत ही कठिन है, तो वो ना हो। तो ये सीधे सीधे एक कोई भी छोटा सा फाइल है, इसका सारा टेक्स्ट हमने नोटपैड पे कॉपी करके रखा हुआ है, और इसमें से मुझे एक वर्ड लिस्ट निकालनी है। यदि मैं वर्ड लिस्ट निकालना चाहूं तो मुझे सिर्फ एक काम करना है कि जितने भी स्पेस हैं, खाली स्पेस, हर एक शब्द के बाद एक खाली स्पेस देते हैं, हम जगह देते हैं। उस खाली जगह के बदले में हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर से बदल दें। यानी कि ये हुआ, इसको हम ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, तो जितने भी शब्द हैं हमारे पास, सारे शब्द के बाद एक लाइन आ जाएगा, तो मेरे पास एक वर्ड लिस्ट आ जाएगी। और इस वर्ड लिस्ट को बनाने के लिए यदि मैं ऑटोमेटिकली करवाना चाहूं तो ऑटोमेटिकली एक छोटा सा आता है रेगुलर एक्सप्रेशन, आप लोग नोट कर लीजिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल सी बात है कि वो जो चीजें आपको दिखती नहीं है कंप्यूटर पे, उसके लिए भी एक कोड होता है, और वो कोड को हम कैसे पढ़ें उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, और उससे आप चाहें तो अदला बदली कर सकते हैं। उसके ऊपर में प्रोग्राम लिखा जाता है या कोड पढ़ा जाता है। तो सारे स्पेस को मैं नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर से यहां पे रिप्लेस करवा दूंगा। जो ही मैं ये करवाऊंगा तो मेरे पास एक वर्ड लिस्ट बन के आ जाएगी, इसकी वर्ड लिस्ट निकल के आ जाएगी। और फिर उस वर्ड लिस्ट में से मैं क्या करूंगा कि उसमें से यूनिक वर्ड लिस्ट ढूंढूंगा। यानी कि इसमें यदि 30,000 टोटल शब्द हैं तो इसमें यूनिक कितने वर्ड्स हैं, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि कई बार आए होंगे, कुछ वर्ड एक ही बार आए होंगे। हर एक वर्ड कितनी बार आया है इतनी बार इस किताब में। अब मान लीजिए कि ये दो घांचा एक शब्द है, ये दो घांचा शब्द कितनी बार आया है इस लिस्ट में। मान लीजिए मुझे ऐसे पता करना हो तो मैं सीधा करूंगा कंट्रोल F एंड देन काउंट। तो इसमें दिख रहा है कि 3 बार आया है। तो पहले बार ये है, दूसरी बार ये दो घांचा ही है, तीसरी बार पूरा का पूरा वही वर्ड आया है, ऐसे करके आया है। यानी कि ये वर्ड 2 बार आया है इस किताब में। अब इसमें टोटल वर्ड्स कितने हैं यदि मुझे ये पता करना हो तो मैं कैसे पता करूंगा? इसको मैं करूंगा कि आप से कॉपी करके एक्सेल सीट में लेके जाऊंगा। अब एक्सेल सीट कहाँ है हमारा? एक्सेल सीट एक्सेल सीट तो आप सभी लोग जानते होंगे। एक्सेल सीट क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एक छोटा सा टूल आता है, उसको हम एक्सेल सीट कहते हैं। और ये मान लीजिए इसमें हम मराठी वर्ड लिस्ट हमें निकालना है। एक नया फाइल मैंने बना लिया और इस नए फाइल में मेरे पास जितने भी शब्द हैं सारे शब्द को मैंने डाल दिए। मेरे पास कितने आ रहे हैं टोटल? ये इतने सारे आ रहे हैं। हाँ, इतने सारे आ रहे हैं। तो इसमें मैं इसको पहले सॉर्ट कर देता हूं। सॉर्ट कर देने के बाद क्या होगा कि इसमें जो स्पेस यदि होगा तो वो स्पेस सारा हट जाएगा और ब्लैंक लाइन नहीं रहेगा। अब इसका मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसका एक टोटल यूनिक वर्ड्स कितने हैं। ये सारे के सारी चीजें आपके पास यदि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में ये सारे फंक्शंस होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मान लीजिए कि ये सारे शब्द हुए आपके। अब इस शब्द के साथ मैं इसमें यूनिक वर्ड्स कितने हैं ये निकालना चाह रहा हूं। तो मैं कैसे निकालूंगा? इसमें से डुप्लीकेट को हटा दूंगा। इसको कैसे करूंगा? तो ऑल्ट, उसके बाद डेटा में जाऊंगा और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स में जाऊंगा। रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे तो इस लाइन में जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारे के सारे हमारे हट जाएंगे। तो 30,000 शब्द थे हमारे पास टोटल, लेकिन अभी कितने बच गए? 11,268। यानी कि इतने ही सारे हमारे पास यूनिक वर्ड हैं। इसमें की शुरुआत में तो कुछ नंबर से आए हैं। इस नंबर को मैं चाहूं तो हटा सकता हूं और इसको मैं हटा देता हूं। हटा देने के बाद मुझे इसका फ्रीक्वेंसी लाना है, फ्रीक्वेंसी निकलवानी है।
तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए छोटा सा एक फार्मूला आता है इस पे, और फार्मूले का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसमें लिख देंगे काउंटिफ A1 टू A1 मतलब कि कॉलम ए में एक से लेकर के, मान लीजिए कि हमारे पास 32,000 है या 30,000 है, तो मैं 30,000 तक का डाल दूंगा, 30,000। और किसको काउंट करना है, तो बी में, B1 से लेकर के इसमें मेरे पास मान लीजिए कि 11,500 है, 11,500 में डाल दूंगा और फिर एंटर कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, इस पूरे को काउंट करेगा इस दूसरे सेल में और इसका नंबर मुझे यहां पे लिख के दे देगा। देखिए सब जगह पे नंबर आ गए हमारे पास। अब इतने सारे वर्ड्स हुए, इतने सारे नंबर्स हुए। अब इसमें देखिए कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि कई बार आए हैं, कौन कौन से शब्द कम बार आए हैं। इसका यदि आपको काउंट निकालना हो तो काउंट भी आप निकाल सकते हैं। इसको करने के लिए पहले आप यहाँ पे लेके आइए और फिर यहाँ से आप इसको मान लीजिए कि दूसरे कॉपी में लेके चले जाइए। अब इसको आप सॉर्ट कर दीजिए बड़े वाले से, यानी कि यदि आपका नंबर ज्यादा है तो उससे, तो ऑल्ट एस जी यदि करेंगे यानी कि जेड बाई दिस, तो ऐसे करके आएगा। और अभी आपके पास जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड्स है इस लिस्ट में वो सबसे ऊपर आएगा। अच्छा, कुछ में तो प्रॉब्लम है, कुछ में प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो गलत है, क्योंकि हमने इसमें टोकनाइजेशन ठीक से किया नहीं है। लेकिन यहां से आपके पास सही आ रहा है। अब देखिए जैसे आहे, आहे शब्द 222 बार आया है, आनी 214 बार आया है। हाँ, इसी तरह से करके ये सारे के सारे शब्द की फ्रीक्वेंसी मुझे मिलती जा रही है। अब यदि आपको वर्ड मिल रहा है, वर्ड की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो आप उससे गेस कर सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी कॉमन वर्ड्स होंगे। जो वर्ड सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है दे मस्ट बी द मोस्ट कॉमन वर्ड, जो कि अधिकांश बच्चों को पता होगी। और चूंकि वो पता होंगी तो इसलिए उसके बारे में आपको ज्यादा चिंता नहीं करने की जरूरत है। आपको लेक्सिकल लेवल पे जो मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं उसको ढूंढने हैं। तो उसको करने के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि ये एक किताब से लिस्ट निकली, फिर दूसरी किताब से आप लिस्ट निकालेंगे, तो दूसरी किताब से इसको कंपेयर करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई दूसरी किताब में कुल मिलाकर के 300 नए शब्द आए हैं। यानी कि आप कक्षा 5 में आपके बच्चों को कुल मिलाकर के 11,000 शब्दों का मतलब पता है, लेकिन जब वो कक्षा 6 में जाता है तो उसके पास 600 नए शब्द आते हैं। उस 600 नए शब्दों की एक लिस्ट बना करके यदि आप उन्हें दे दें तो आपका अधिकांश काम हो गया। आपने एक बार में ही उनको सारा का सारा मटेरियल दे दिया रेफरेंस के लिए, एंड दे कैन रेफर टू इट व्हेनेवर दे वांट इट। बस वो रेफरेंस मटेरियल आपको एक बार बनाने की जरूरत है, एक ही बार बनाने की जरूरत है। और एक भी बार यदि आप ही बना लेते हैं या कोई एक भी बना लेता है तो वो फिर कंटिन्यू होता जाएगा, कोई भी उसका यूज करता हो वो आगे बढ़ सकता है। और इसके लिए ये काम कोई और बेहतर नहीं कर सकता है बजाय आपके। तो आप लोग कोशिश कीजिए, तो इसमें एक डिक्शनरी बनेगी और उससे निकल के आपके पास आएगा। अब ये हुआ कि सीधा सीधा अभी मैंने आपको एक्सेल सीट में दिखाया। अब इसी चीज को आप डेटाबेस में भी रख सकते हैं, MySQL में रख सकते हैं। बेसिकली एक्सेल सीट में यदि आप कोई चीज रखते हैं तो उससे वेबसाइट यूजुअली काम नहीं करती है। लेकिन जब आप ऑनलाइन डिक्शनरी पे जाते हैं, ऑनलाइन डिक्शनरीज देखते हैं, तो ऑनलाइन डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं वो भी इसी तरह से पहले एक्सेल सीट में बनाए गए होते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको वो कन्वर्ट करके वो लोग डेटाबेस में डाल देते हैं। और डेटाबेस में डालने के बाद फिर क्या होता है, तो वेबसाइट जब बनाया जाता है तो वेबसाइट में जब डेटा फिच किया जाता है, उसकी मीनिंग फिच की जाती है, निकाली जाती है, तो उसके डेटाबेस से निकाली जाती है। और उस डेटाबेस से ऐसा, अब डेटाबेस कैसा दिखता है तो मैं आपको ये दिखा दूं। देखिए ये है एक डेटाबेस, ये एक डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस में क्या दिख रहा है आपको, आई थिंक छोटा है, बट फिर भी
इसमें दिख रहा है कि भाई आईडी है, हेडवर्ड है, हेडवर्ड में इंग्लिश रखा हुआ है, तीसरे कॉलम में लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है, चौथे कॉलम में उसका मीनिंग लिखा हुआ है। अब इसमें मैं कई सारे लैंग्वेजेस को एक साथ में डाला हुआ हूं, तो इसमें यदि मैं इसको सेलेक्ट कर दूं कि नहीं मुझे सिर्फ मराठी चाहिए, तो ये मराठी में दिखाएगा मुझे कि मराठी में ये सारे शब्द है और इसकी मीनिंग ऐसी है। तो एक्सेल सीट में जो आप बना रहे हैं, द सेम थिंग कैन बी डन इन डेटाबेस ऑल्सो। और वहां पे आप ऐड और एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत ही बेसिक लेवल पे हैं तो मैं कहूंगा कि आप डेटाबेस पे ना जाएं, आप एक्सेल सीट में करें। एक्सेल सीट में जब आप हो जाता है, आप कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तब आप डेटाबेस की तरफ ढूंढें। और ये सारी की सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल। इफ यू हैव अ गुड कंप्यूटर अवेलेबल विद यू, you can simply start working with them and it's not difficult at all. तीसरा, अभी क्वेश्चन बैंक। ये अब हम क्वेश्चन बैंक कैसे बनाएं? अब क्वेश्चन बैंक मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि क्वेश्चन बैंक बनाने के भी यही तरीके हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन बना करके फिर उसको आप एक साथ रख देते हैं। लेकिन आप रखेंगे कहाँ? आप पेन एंड पेपर पे, अभी आपके पास जो तरीका होगा उसमें होगा कि आप पेन एंड पेपर पे लिख लेते हैं और फिर रख लेते हैं, और चाहते हैं कि भाई क्वेश्चन को मैं छुपा के रखूं, कोई देखे नहीं, कोई बच्चा आकर के देख ना जाए, कोई पिछले साल जो मैंने दिया था वही क्वेश्चन इस साल भी ना आ जाए, या पिछले 5 साल जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो फिर से ना आ जाए, तो बच्चे जो है नकल मार लेगा, कहीं से कॉपी कर लेगा या कुछ और कर लेगा। तो उस सब से बचने के लिए का तरीका है कि क्वेश्चन को आप, सारे क्वेश्चन को आप एक्सपोज ही नहीं करना है आपको। आप क्वेश्चन बनाएं और क्वेश्चन बना करके उसको एक्सेल सीट में रखें। कैसे? एक्सेल सीट में भी कैसे करेंगे? तो ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि ये एक सैंपल क्वेश्चन बैंक है जो कि मैंने मान लीजिए कि इंग्लिश को सिखाने के लिए बनाई है। अब टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए कि टॉपिक इस एक अध्याय है, एक चैप्टर है, जो अल्फाबेट इज चैप्टर। फिर क्वेश्चन टाइप किस तरह का है? तो मेरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि क्विज में अधिकांशतः मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि सही है या गलत है, चूज करो। और फिर ये क्वेश्चन का टेक्स्ट है, उसके बाद जो भी हमारा सही उत्तर है वो सही उत्तर लिखा हुआ है, और गलत उत्तर के भी कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। गलत उत्तर के जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसको मैंने ऐसे बना के रखे हुए हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, हाँ भाई ये गलत उत्तर ही सही उत्तर है। तो वो सारा का सारा एक्सेल सीट में ही रखा हुआ है, और फिर एक्सप्लेनेशन भी है कि कोई उत्तर सही है तो सही क्यों है, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और फिर डिफिकल्टी लेवल लिखा हुआ है कि किस लेवल का क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल का है, इंटरमीडिएट लेवल का है, या एडवांस लेवल का है, ये कोई लेवल भी मैंने बना रखा है। अब ये सारे के सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे यदि मुझे क्विज बनाने हैं तो क्विज में ऑटोमेटिकली, मान लीजिए मुझे 10 क्वेश्चन बनाने हैं, एक क्विज बनाना है जिसमें 10 क्वेश्चन है, और मेरे पास अवेलेबल क्वेश्चन की संख्या 22 है, तो आई कैन चूज एनी रैंडम नंबर ऑफ 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस। अब इसी में मान लीजिए कि हमारे पास 1000 क्वेश्चन होता, सो आउट ऑफ 1000 क्वेश्चन इफ आई एम चूजिंग ओनली 10 क्वेश्चन, तो किसी बच्चे के लिए ये रट के आना तो पॉसिबल नहीं है। नो वन कैन जस्ट मेमोराइज 1000 क्वेश्चन एंड इट्स आंसर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट। तो यहां से हमारे पास जो है सो क्विज का लेवल और उसकी वेरासिटी, उसकी क्वालिटी, ये सब हमारी अच्छी होती जाती है। ठीक, अब ये हुआ कि एक्सेल सीट में आपने बनाया। इसी को यदि आप मान लीजिए कि एक मूडल नाम का जो वेबसाइट है, उस मूडल पे यदि आप देखें तो मूडल पे ये कैसा दिखेगा, तो उसके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूं कि मूडल पे क्वेश्चन बैंक आपका ये ऐसा रहेगा। ये देखिए, मेरा ये क्वेश्चन बता रहा है कि आई हैव गॉट ए टोटल ऑफ 320 क्वेश्चन फॉर एलिमेंट्री इंग्लिश, और सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे कैसे लिखा हुआ है। हाँ, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। कोई भी एक क्वेश्चन यदि आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। मान लीजिए कि नाउन क्लासिफिकेशन पे एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एडिट करके एक बार दिखा देता हूं, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि जब क्वेश्चन आप ऐड करते हैं तो किन किन चीजों को आप उसमें डालते हैं।
तो ये हुआ क्वेश्चन का टेक्स्ट। पहले हमने क्वेश्चन का नाम लिखा हुआ है कि नाउन क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है, इसकी कैटेगरी है एक बनी हुई है, फिर क्वेश्चन का टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या है? दिए गए शब्दों का सही संज्ञा वर्ग चुने। अब ये मैंने दिया हुआ है, इसमें मार्क्स भी दे रखा है मैंने, डिफॉल्ट मार्क्स 15 है। और फिर इसमें ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस है क्या है? एप्पल, काउ। अब इसमें आंसर भी दे रखा है मैंने, एप्पल, काउ, काउ इज ऑल्सो कॉमन नाउन। इस सारे का मैंने ये दे रखा है, लेकिन बाद में जब ऑप्शन में लेके आएगा तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हमारा सफल हो जाएगा। हाँ, तो कुल मिलाकर के 15 शब्द हैं इसमें, और 15 शब्द के ऊपर में हमने ये बना करके रखा हुआ है। इसको यदि आप प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू कीजिए कि कैसा दिखेगा ये क्वेश्चन। अब जैसे ये टीम है, अब टीम क्या है? यहां पे मेरे पास मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, कौन सा नाउन है? अब हम कहते हैं कि भाई कलेक्टिव नाउन है, तो ठीक है भाई चूज कर लो, और ये सारे के सारे पे हम चूज कर लेंगे, और फाइनली हम इसमें आंसर सबमिट करेंगे, तो आई विल गेट स्कोर आउट ऑफ इट। स्कोर कैसा दिखेगा? ये देखिए, ये क्विज वाला है क्वेश्चन। अब ये एक क्विज है, इस क्विज को हम अटेम्प्ट करते हैं। अब ये क्या है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में है आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ पीपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये जॉन एंड जैक आर फ्रीलांस जर्नलिस्ट, इसमें कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि व्यक्तियों के नाम है? मैं कह दूंगा जॉन एंड जैक, एंड देन नेक्स्ट। देन यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट। ये व्हाइट क्या है? एडजेक्टिव है, मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है एडजेक्टिव है। बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? मान लीजिए मैं इसको बोलता था भाई बर्ड प्रीपोजिशन है, मुझे यही समझ में आता है। और फिर यहाँ पे नेम्स ऑफ पीपल अगेन, और मैं कहता हूं कि प्रोफेसर एक आम आदमी का नाम है, और फिर फिनिश कर देता हूं। फिनिश करने के बाद फिर क्या होगा? सबमिट करूंगा, और फिर मेरे पास क्या होगा? रिजल्ट आ जाएगा। क्या आया रिजल्ट? ग्रेड 5 आउट ऑफ 10, यानी कि आई स्कोर 50%। और इसमें देखिए मुझे जवाब का ये भी दिखा रहा है कि भाई आपने जॉन एंड जैक ये किया, ये सही है, योर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे व्हाइट, ये भी बता रहा है कि योर आंसर इज करेक्ट। तीसरा क्या रख रहा है? प्रीपोजिशन गलत है, मार्क कर रहा है, रेड मार्क कर दिया। बर्ड्स का मतलब चिड़िया होता है, यह एक संज्ञा है, नाउन है। हाँ, फिर चौथा वो भी गलत है। तो मैंने क्विज दिया, क्विज का आंसर भी मुझे तुरंत मिल गया, और रिव्यू भी मिल गया, और उसके साथ साथ मुझे एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। तो आसानी से मैंने क्विज भी देख लिया, बना भी लिया, और समझ भी लिया। और इसकी एक रिपोर्ट जो हमारा टीचर है उस टीचर को भी मिलेगा। तो टीचर नेक्स्ट टाइम व्हेन द स्टूडेंट्स मीट्स द टीचर कैन आस्क हिम और हर, व्हाई डिड यू परफॉर्म सो बैड, व्हाट वाज योर प्रॉब्लम, एंड मे बी वर्बली टॉक भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा होगा, ठीक है। बस इतना ही मुझे कहना है। अब आप लोग के पास कोई सवाल है तो कहिए। धन्यवाद। सर आपका यूट्यूब चैनल सारी यूट्यूब चैनल है आपका कोई? हम देख पाए कि आपने कुछ यूट्यूब चैनल, हाँ यूट्यूब चैनल एक हमने बनाया है, लेकिन वो इसके लिए नहीं है। मेरा अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उस पर 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी हैं, लेकिन उसमें मैं कोई एजुकेशनल मटेरियल डालता नहीं हूँ। हाल फिलहाल में मैंने कुछ एजुकेशनल मटेरियल मैंने बना के डाले हैं, जिसमें कि कंप्यूटर्स का कैसा यूज होता है, how to work on computers so that your output, your productivity grows. I have talked about, you can follow that, but that does not talk specifically about the use of ICT in language teaching.
नहीं, ये बहुत अच्छी लगी हमें। एक है ना, प्रत्यक्ष रूप से टीचिंग होती या ये प्रशिक्षण होता तो इसमें बहुत ज्यादा सीखने का मिलता। अभी बहुत सारी चीजें जो है ना वो बहुत स्मॉल दिखने की वजह से इतना ये नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा कुछ और भी है क्या जिसके कारण हम इसको और सीख सकते हैं अच्छे से? एक काम कीजिएगा, ये जो स्लाइड मैंने भेजा है ना आपको, ये स्लाइड आप आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। अब आप एक काम कीजिएगा कि इस स्लाइड्स के लिंक्स पे जाइए और उस पे आपके बहुत सारी चीजें आप ये देखेंगे तो आपको खुद ही लिखे हुए मिल जाएंगे। थैंक यू सर। ऑनलाइन चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी, अब एक बार सर्च कर लीजिए तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी और अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप करना शुरू कर सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद सर। So, is it over, Dr. Chaudhary? Yes, from my side. Okay. So thank you so much, Dr. Chaudhary, for such an informative talk. And we are so grateful that you have taken time